Hello, students. How are you? Hope you're doing good. Okay, so in the previous session, we had seen with graphs and diagrams along with their differences. तो आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है importance of graphs and diagrams. Along with that, we will also see different aspects that you should consider while drawing a graph or a diagram. ठीक है, आपकी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स. सबसे पहला, चेंजेस अकरिंग कैन बी इजीली अंडरस्टूड. सो व्हाट डू यू मीन बाय चेंज? when anything is not in the same position as it was before means it has changed. अब जो चेंजेस अलग अलग इकोनॉमिक इवेंट्स में आ रहे हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल में आ रहे हैं, ये चेंजेस को अच्छे से समझना है तो वो ग्राफ्स और डायग्राम से प्रेजेंट करो तो तुरंत सामने वाले को समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वी विल यूज वन पिक्टोग्राम. 1980 में इंसान कितना पतला था और कंप्यूटर कितना मोटा था. 2010 में हो गया इसका उल्टा. कंप्यूटर धीरे धीरे स्लिम होते गए और इंसान धीरे धीरे मोटा होता गया. ये एक चेंज है जो हमने महसूस किया इन अ स्पैन ऑफ 30 इयर्स. बट यही चीज अगर मैं बोल के समझाता तो आपको इमेजिन करना पड़ता, लेकिन वही चीज आपके सामने पिक्चर फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में आई तो तुरंत समझ में आ गया. ठीक है, फिर हमने मीम्स वगैरह भी देखे हैं. एक मीम ये भी आपने देखा होगा, क्वारंटाइन डे 1. बंदा कितना चिकना है, कितना यंग दिखता है, कितना खुश दिखता है. और क्वारंटाइन डे 10 देखो, दाढ़ी आ गई है, बाल सफेद हो गए हैं, बंदा स्ट्रेस में है. और ये खाली 10 दिन में हो गया. इट इज ओवर एग्जैजरेशन, आई नो, but this is how they presented the emotions of an individual during the quarantine period. तो हमें अच्छे से पिक्चर से समझ में आ जाता है. सो चेंजेस जो भी हो रहे हैं, whether positive or negative, can be reflected in a better way through graphs and diagrams. It can be easily understood. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो हम साथ में समझेंगे. ठीक है, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स मोर और लेस आर ट्राइंग टू से द सेम थिंग, जस्ट इट इज प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट वे. एस्पेक्ट्स apparently difficult to understand. Point number 2, aspects apparently difficult to understand when presented through graphs and diagrams saves time and effort. आपको सामने वाले को समझाने के लिए ज्यादा वक्त बिताना नहीं पड़ेगा, एफर्ट कम डालने पड़ेंगे अगर ग्राफ्स और डायग्राम से उसको प्रेजेंट करके रखा तो. फिर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल्स आर इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो कई बार होता है कि कोई प्रिंसिपल, कोई स्टेटमेंट्स आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन उसको अगर पिक्चर फॉर्म में रख दिया जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस बात को समझना. ठीक है, देन कम्स object and subject of economics are made easier and less confusing. So when diagrams are there, pictures are there, जो भी दिमाग में confusion होता है वो हट जाएगा अगर हमने इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए डायग्राम्स और ग्राफ्स का उपयोग किया तो. So complicated things become easy to understand, so they become less confusing, they become easier to understand, it saves time and effort. मोर और लेस ये तीनों पॉइंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, एक ही बात बोलना चाहते हैं. उसको समझने के लिए हम कुछ देखेंगे आपकी स्क्रीन पे. आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया और क्या? पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर. कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा. मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं. आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, मुझे मालूम. मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? आप कभी आप ही बताइए. ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन. तो ये एस और यार उल्टा लिखा, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे. ये देखिए, छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेज. एनिमल, 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 एक ही पेज पे तीन अलग अलग स्पेलिंग. इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है. दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करना. ये टी टॉप बन गया ब्यूटी, एस और एल आई डी सॉलिड बन गया एस ओ आई. जब आप ए पी पी एल एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल
एप्पल बनाया। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता शायद, इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। ये कैसे पढ़ सकते हैं चाइनीज में? अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? इसकी बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते। समझे? पहले उसके दिमाग में कितना कंफ्यूजन था, कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लग रही थी उसको ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स, क्योंकि उसको वो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। अब हर एक अल्फाबेट के लिए एक क्ले का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, ये उसके टीचर ने किया। क्यों? क्योंकि वो उस अल्फाबेट को उस पिक्चर के साथ जोड़ के अपने दिमाग में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर सके, चीजों को कम कॉम्प्लिकेटेड बनाए, आसानी से उसको समझ जाए। ऐसा ही कुछ ग्राफ्स और डायग्राम्स आपके लिए करेंगे when you are undergoing the process of hazards, undergoing the process of complications that you face in this subject called economics. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Trends can be observed through a single diagram and graph. What do you mean by trend? Trend मतलब एक विजिबल मूवमेंट जो किसी एक डायरेक्शन में जा रही है या मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही है। कुछ ऐसी चीज जो आपने हिस्ट्री से लेकर अब तक ऑब्जर्व करी हो कि इसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव ऑन रेगुलर बेसिस आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ट्रेंड ऑफ कार्स, इवोल्यूशन ऑफ कार्स सिंस 1880 से लेकर 2020 तक का पिक्चर मैंने आपके सामने रख दिया है कि कार में चेंजेस कैसे आए, उसके ट्रेंड्स क्या विजिबल थे, इतने सालों में हमने कार को कहां से उठाया और कहां लेके गए। ये ट्रेंड है। ये ट्रेंड आसानी से समझना है तो पिक्चर से समझ में आ सकता है। दिस ट्रेंड में बी इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, इट मे बी फॉर बेटर, इट मे बी फॉर वर्स, it may be good, it may be bad. Understood? It can be anything that is moving either in one direction or in multiple directions. उसे हम ट्रेंड बोलते हैं। अब ये ट्रेंड को समझना है, चाहे कंपनी का परफॉर्मेंस हो, उसका सेल्स अपवर्ड राइजिंग है, डाउनवर्ड फॉलिंग है, कंपनी का प्रॉफिट अपवर्ड राइजिंग है, डाउनवर्ड फॉलिंग है, इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसकी नेशनल इनकम कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, सालों साल का डेटा हम एक ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो हमें इजीली मालूम पड़ेगा कि हमारा कंट्री आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है या स्टेबल लेवल पे है। सो ट्रेंड एनालिसिस करना है तो ग्राफ और डायग्राम से बेटर तरीका और कोई नहीं है। एक और ट्रेंड देखते हैं। यस, सनग्लासेस, इसको बोलते हैं कैट सनग्लासेस, मेड फॉर फीमेल्स। अब उसमें देखो डिजाइन में कैसा चेंज आने लगा, बराबर समझ में आ रहा है। सो 1930 से लेकर 2010 तक जो भी चेंजेस देखने को मिले वो आपके सामने हैं। पहले थोड़े फंकी टाइप थे, बाद में थोड़े सोफिस्टिकेशन की तरफ बढ़ते गए। सो आपको एक ट्रेंड दिख रहा है, फ्रॉम मोर कलरफुल इट इज बिकमिंग लेस कलरफुल, from gaudy it is now becoming classy, from something that was having full colors is now moving towards simplicity. Understood? ये ट्रेंड आपको देखने को मिला, पिक्चर से बता दिया तो समझ में आ गया। इसी चीज को स्टेटमेंट में बताते
तो थोड़ी दिक्कत होती समझने में, ठीक है। सो ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व थ्रू अ सिंगल डायग्राम एंड ग्राफ, ओके। चलिए फिर आगे देखते हैं। ग्रुप्स, क्लासेस, रीजन, सेक्टर्स, कंपैरिजन बी इजीली ड्रॉन। कंपैरिजन एक ऐसी चीज है जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपकी कंपैरिजन आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके नेबर्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ जबरदस्ती की जाती है, और हम सब बैठे कंपेयर करने के लिए ही है, जैसे जीवन में कोई दूसरा काम धंधा बचा ही नहीं है। अब जब कंपैरिजन करनी ही है तो क्यों ना उसे बेटर ऑब्जेक्टिव से किया जाए। लेट अस कंपेयर रीजन्स, लेट अस कंपेयर क्लासेस, लेट अस कंपेयर सिटीज, लेट अस कंपेयर स्टेट्स, लेट अस कंपेयर कंट्रीज। और ये कंपैरिजन जब एक ग्राफ के फॉर्म में होगी, एक डायग्राम के फॉर्म में होगी, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन डेवलपिंग है, कौन डेवलप्ड है। ये कंपैरिजन इजी हो जाएगा अगर ग्राफ्स और डायग्राम से किया गया है तो, ओके। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहला, हमें दो प्रोडक्ट को कंपेयर करना है। सपोज प्रोडक्ट ग्रीन वर्सेस प्रोडक्ट ब्लू। लेट अस से दोनों वॉशिंग मशीन्स हैं, तो पहला उनका जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है जो ऑप्शन 2 लिखा है, ठीक है। पहला कंपैरिजन का पॉइंट है कि कपड़े किसमें ज्यादा अच्छे धुलेंगे, कपड़े कैसे अच्छे धुलेंगे, कितने अच्छे धुलेंगे। तो प्रोडक्ट ग्रीन और प्रोडक्ट ब्लू दोनों में ही क्या आया, 100% आया, ठीक है। फिर लेट अस से ऑप्शन 3 इज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कितना इफेक्टिव होगा। तो प्रोडक्ट ब्लू में 76%, मतलब परफॉर्मेंस इज 76% रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। और प्रोडक्ट ग्रीन है, उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कितनी बता रहा है वो, 50%, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा। देन लेट अस से शो में ज्यादा अच्छा कौन सा है, दिखने में, फिजिकल अपीयरेंस। सो प्रोडक्ट ब्लू इज हैविंग 92% स्कोर, प्रोडक्ट ग्रीन लेट अस से इज हैविंग 75% स्कोर, तो उसमें भी आगे कौन निकल गया, प्रोडक्ट ब्लू निकल गया, ठीक है। फिर मान लो सर्विसेज, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इज ऑप्शन 5, उसमें आया प्रोडक्ट ब्लू 48% और प्रोडक्ट ग्रीन है वो 25%, उसमें भी कौन आगे निकल गया, प्रोडक्ट ब्लू। ऐसे अनगिनत कंपैरिजन अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर हम कर सकते हैं और उसका एक चार्ट एनालिसिस आपके सामने धर सकते हैं, ठीक है। फिर मान लो कि ऑप्शन 6 जो है वो था कॉस्ट। सो प्रोडक्ट ब्लू का कॉस्ट इज वेरी हाई, तो उसको लेकर एडवांटेज इज ओनली 19%, जबकि प्रोडक्ट ग्रीन थोड़ा सा सस्ता है तो उसका कितना आया, 77%। गॉट इट। और वैसे ही किसी और चीज को लेकर मान लो ऑप्शन 7 हम ले लेते हैं, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ्स वॉश्ड इन दैट पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन, कि कपड़े धुलने के बाद उनकी हालत अच्छी रहती है कि फिर बुरी हो जाती है। सो उस केस में प्रोडक्ट ब्लू इज हैविंग 78% एफिशिएंसी और प्रोडक्ट ग्रीन इज हैविंग 53%। सो ज्यादा पैरामीटर्स किसके स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट ब्लू के, तो हमें क्या खरीदना चाहिए, प्रोडक्ट ब्लू। एक ही डिसएडवांटेज है कि थोड़ा महंगा है, बट बाकी सारे एस्पेक्ट्स में हम पैसा रिकवर कर लेंगे, सो वी शुड गो फॉर प्रोडक्ट ब्लू। इजीली एक चार्ट फॉर्म में आया तो कंपेयर करना इजी था ना। यही चीज अगर आपको अलग अलग एक प्रोडक्ट के लिए बताई होती फिर दूसरे प्रोडक्ट के लिए बताते तो वो कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता अगर स्टेटमेंट फॉर्म में होता तो। सो ग्राफ्स मेक कंपैरिजन वेरी इजी। लेट अस सी वन मोर, मेल एंड फीमेल अटेंडेंस। ये पिक्चर देख के तुरंत मालूम पड़ गया कि मेल इज हैविंग अटेंडेंस ऑफ ओनली 55%, आधे तक ही वो कवर है, देखो आधे से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। सो मेल्स आर हैविंग ओनली 55% ऑफ द अटेंडेंस, जबकि फीमेल दे आर मोर रेगुलर, दे आर मोर सिंसियर, दे आर मोर ऑनेस्ट, तो उसमें 75% एफिशिएंसी तक जा रहे हैं। पिक्चर से तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में होता तो समझ में ना आता, खास करके उन लोग को जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। ये किसी अल्लड़ गवार को भी तुरंत समझ में आ जाएगा दैट मेल इज बीइंग कंपेयर्ड विद फीमेल एंड फीमेल इज बेटर एज कंपेयर्ड टू मेल इन दिस केस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स तो हो गया, अब इसको लर्न कैसे करना है। सो
इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। क्या है आपकी स्क्रीन पे? कुत्ता और बिल्ली। सो इवन कैट एंड डॉग नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। C for changes occurring be easily understood. A for aspects difficult apparently presented through graphs and diagrams saves time and effort. T for trends observed through a single diagram and graph. D for difficult principles are easy to understand. O for object and subject of economics is easier and less confusing. And G for groups and classes, regions, sectors comparison is easy. आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में खाली CAT और DOG मार्क कर लेंगे, या फिर खाली राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ही लिखेंगे तो भी चलेगा इन द नोट्स। ओके, तो वो ऑर्डर में भी रहेगा और आपको याद रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम, मतलब हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब हम एक डायग्राम बनाते हैं या कोई ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन पहला, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ एंड टाइप ऑफ डायग्राम, मतलब डेटा को पढ़ के समझ के हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम इस डेटा को कौन से डायग्राम से कौन से ग्राफ से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो ऑन योर स्क्रीन राइट टाइप ऑफ डायग्राम शुड बी चोजन टू मेक पिक्चर मोर इफेक्टिव। सिंगल वेरिएबल अगर है is presented by bar diagram. Values of common base with more than one variable है तो हमें clustered bar diagram यूज करना चाहिए, और similar type of data है तो हमें pie diagram यूज करना चाहिए। तो जैसा डेटा वैसा उसका ग्राफ या डायग्राम, which means जैसा देश वैसा भेष, वैसे ही जैसा डेटा वैसा ही उसका ग्राफ या डायग्राम हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस, और चॉइस ऐसी हो कि लोग बोले यही है राइट चॉइस बेबे। आहा, सो ऑन योर स्क्रीन वन डेटा, कंट्रीज, पर कैपिटा इनकम हमने देखा था पहले। इंडिया $5497, श्रीलंका $9779, पाकिस्तान $4866, चाइना $12547। याद आया कुछ? चैप्टर 2 में देखा था हमने पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, है ना। इंडिया ने खाए 4 पान, पान कौन हुआ तू? सौतन्नु। श्रीलंका में थे 2 नल्ले, 2 नल्लों के बीच में 2 लकी लोग। पाकिस्तान में 1 फैट लेडी हिटिंग 1 4 एंड 2 6s। चाइना के दिमाग के बच गए 12, क्योंकि 500 की नोटबंदी से सेट ऑल इज। ये सब हमने पहले देखा था। अब ऐसा डेटा अगर आपके सामने आ जाए तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? इट शुड बी प्रेजेंटेड थ्रू अ बार डायग्राम। हाउ डज अ बार डायग्राम अपीयर ऑन योर स्क्रीन? एक्स एक्सिस पे हमने कंट्रीज लिखा है, वाई एक्सिस पे पर कैपिटा इनकम लिखा है, और पर कैपिटा इनकम ब्लू कलर से हमने रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, सो ये आ गया आपका सिंपल बार डायग्राम, क्योंकि सिंगल डेटा सिंगल वेरिएबल उसके लिए बार डायग्राम ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो कि ऐसा अगर टेबल आपके सामने आ जाए, ये भी हमने देखा है चैप्टर 4 में, ईयर 2006, 2010, 2016। रेपो रेट है वो है 6.5, 5 एंड 6.5, और रिवर्स रेपो रेट आप जानते ही हैं कि वो रेपो रेट से हमेशा कम होता है, 5.5, 3.5 एंड 6। नाउ यू हैव अ सिंगल बेस, दैट बेस इज ईयर, और एक ही ईयर में आपको 2 डेटा रिफ्लेक्ट करना है, 2 वेरिएबल रिफ्लेक्ट करना है। एक है रेपो रेट तो दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। अब ये आप कैसे करेंगे? ऑन एक्स एक्सिस यू विल एक्सप्रेस द ईयर्स एंड ऑन वाई एक्सिस यू विल एक्सप्रेस द रेट्स। 2 रेट्स हैं तो उन दोनों के कलर भी अलग अलग होने चाहिए। इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? क्लस्टर्ड बार डायग्राम बोलेंगे। ब्लू कलर इज फॉर रेपो रेट एंड ऑरेंज कलर इज फॉर रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, सो ये आप डेटा ऐसे प्रेजेंट करेंगे। सो जैसा डेटा वैसा उसका ग्राफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्लैरिटी। पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर। ये थोड़ा मुश्किल है आप लोग के लिए, क्योंकि नीट और क्लीन काम करना सदियों पहले हमने छोड़ दिया था।
हमारे क्लास में जब हम ये सब करवाते थे हमारी आंखों के सामने, तब भी लोग फॉर्मेट नहीं बनाते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए स्केल का उपयोग नहीं करते थे। तो यहाँ पे तो आपको खुद से घर पे करना है। तो ध्यान रखना, सारा ग्राफ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जितने भी डायग्राम्स आप बना रहे हैं, दे शुड बी एब्सोल्युटली नीट एंड क्लियर। मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स और शेड डिनोट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पिक्चर। सो वो कंपोनेंट जो आपने दिखाया है आपके ग्राफ में, वही असल में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए उस डायग्राम में। एज फॉर एग्जांपल, sales in item is given, percentage of total sales are given, pen and pencil is 20% of sales, fullscape is 40% of sales, geometry equipments are 10% of total sales, and textbooks are 30% of total sales at a particular stationery shop, let us say. Okay, किसका है ये डेटा? सेल्स का किसका? स्टेशनरी शॉप का। अलग अलग आइटम वाइज सेल्स परसेंटेज में आपको टेबल में बता के रखे हैं। अब इस डेटा को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम कौन सा डायग्राम यूज कर सकते हैं? पाई डायग्राम। ठीक है, सो पाई डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ गया। परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, पेन एंड पेंसिल, फुलस्केप्स, ज्योमेट्री, टेक्स्ट बुक्स, अलग अलग कलर्स में रिफ्लेक्ट हुआ है। और ये बात आपको नीचे रिफ्लेक्ट करनी होगी कि ब्लू इज फॉर पेन एंड पेंसिल, ऑरेंज इज फॉर फुलस्केप्स, ग्रे इज फॉर ज्योमेट्री, yellow is for textbooks. So we are able to relate the two things, the data as well as the graph, और ग्राफ में भी अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग कलर्स और उसका डिस्क्लोजर नीचे आपको बता के रखना है। So the person viewing this graph will understand reading it, will understand seeing it, कि कौन सा कलर किस पर्टिकुलर कैटेगरी का है, और उससे वो कंक्लूजन पे आ जाएगा कि विच प्रोडक्ट इज सोल्ड द मैक्सिमम। बराबर। अब आप इस डायग्राम को देख के बता पाएंगे कि विच प्रोडक्ट इज सोल्ड द मैक्सिमम, है ना? वो टेबल को देखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा एरिया कौन से कलर का है? ऑरेंज, एंड ऑरेंज इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट? फुल स्केप्स। उसका मैक्सिमम धंधा होता है इस स्टेशनरी शॉप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यस, वीकली प्रोडक्ट सेल्स, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस बता के रखा हुआ है। हार्डवेयर इज रिफ्लेक्टेड पर्पल इन कलर, सॉफ्टवेयर इज रिफ्लेक्टेड येलोइश इन कलर, सर्विस इज रिफ्लेक्टेड ब्लू इन कलर। सो अलग अलग कलर्स अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको आपके ग्राफ में साफ साफ बताना पड़ेगा। सो द डिस्क्लोजर हैज टू बी अप्रोप्रिएट, योर ग्राफ हैज टू बी वेरी नीट एंड क्लियर, ताकि सामने वाले को क्लैरिटी मिले कि आपने इस ग्राफ में क्या रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। स्केल एंड मेजर्स, व्हाट यू मीन बाय स्केल? स्केल फुटपट्टी नहीं, स्केल म्हणजे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज रिफ्लेक्टिंग हाउ मच इज द स्केल, एंड मेजरमेंट्स ऑल्सो हैव टू बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द डेटा। ओके, आपकी स्क्रीन पे साइज स्केल्स मस्ट बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द डेटा। तो जैसा डेटा देके रखा है ना, उसका स्केल वो डेटा को दिमाग में रख के प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इफ डेटा इज गिवन इन थाउजेंड्स, तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कुछ थाउजेंड्स लेंगे। इफ डेटा इज गिवन इन लैक्स, तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कुछ लैक्स लेंगे, है ना? जैसा डेटा का वैल्यू होगा वैसा ही वो स्केल का मेजरमेंट भी होगा। सो इन शॉर्ट, आपका ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ करना कि ग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो, बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो, वो आपका कंटेंट उतना हो कि एक पेज में एक ग्राफ अच्छे से पूरा आ जाए। अंडरस्टूड? सो इफ द मेजरमेंट्स आर नॉट टेकन प्रॉपरली, you will not be able to reflect that graph properly on the graph paper. तो पेज फाड़ के भी ग्राफ नहीं जाएगा और एक पेज में 4 ग्राफ में बनाऊंगा ऐसा भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। बोथ एक्सिस मस्ट बी डिनोटेड
represented with appropriate details of what they represent. तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, सर बोथ एक्सिस, कौन से एक्सिस? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों ही एक्सिस पे आप कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करोगे, कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करोगे, तो वो कुछ ना कुछ क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं, आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या दिखाया? फैमिलीज, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी। और वाई एक्सिस पे आपने क्या दिखाया? उन फैमिलीज का एक्सपेंडिचर, और वो एक्सपेंडिचर कहां कहां हो रहा है? लाइट येलो है वो एजुकेशन पे है, स्काई ब्लू है वो क्लोथिंग पे है, पिंक वाला जो है वो फूड पे है, ब्राउनिश येलो है वो रेंट पे है, और नियॉन ब्लू है वो अदर्स पे है। सो ये डेटा आपने रिफ्लेक्ट कर दिया। वो तो चलो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक कंपोनेंट का अलग अलग कलर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 किस बात पे एम्फसाइज कर रहा है कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या दिखाया? वो लिखना भूल मत जाना, लिखना कंपलसरी है। वो लिखा है तो उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको, लेकिन अगर नहीं लिखा ना तो मार्क्स कटेंगे जरूर। और ये ग्राफ जो है ड्रॉ करना एग्जाम में आपका 5 मार्क का गारंटेड क्वेश्चन है। ओके, 5 मार्क्स ग्राफ इज गोइंग टू बी देयर along with its analysis। और उसमें आपने ये एक गलती कर दी, फटाक से वो आधा मार्क काट देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सपेंडिचर इज रिफ्लेक्टेड ऑन वाई एक्सिस, तो वो भी आपको रिफ्लेक्ट करना है। तो एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया, ये आप दिखाना भूल मत जाना, वरना मार्क्स कटेंगे। ठीक है, मार्क्स कटेंगे। ठीक है, चलिए आगे। पॉइंट नंबर 5, डेटा टेबल एंड सोर्स डेटा, मतलब टू मेक द पिक्चर मोर ऑथेंटिक एंड रिलायबल, all the graphs and diagrams must be accompanied by its data table and also the source from where such data is obtained। मतलब क्या कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो डेटा मिला है, पहले तो ये बताओ कि वो कहां से मिला है। और आप सब कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि कोई ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई ऑथेंटिक पर्सन होगा, वो अगर कुछ बोला है तो उसकी बात पे हम ज्यादा भरोसा करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, यू टेल योर फ्रेंड दैट मुझे कहीं से मालूम पड़ा है कि हमारे उस फ्रेंड के अंकल को कोरोना हुआ है और उनकी कोरोना में डेथ हो चुकी है। तुरंत आपका ये फ्रेंड आपसे पूछेगा तेरे को किसने बोला, और तुम बोलोगे फिर मुझे उसी फ्रेंड ने बोला जिसके अंकल के साथ ऐसा हुआ। Then this information is absolutely reliable because the person involved themselves are talking and speaking and yelling out in the market and telling others that उसके अंकल को कोरोना हुआ और उनकी डेथ हो गई। Likewise, India's population is 140 crores plus। ये शायद मैं आपको बोलूं आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन अगर पॉपुलेशन सेंसस ने ये बोल डाला कि ये इंफॉर्मेशन है और ये सही है, तो आपको उस पर भरोसा ज्यादा बैठेगा, क्योंकि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डूइंग द ओनली टास्क ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन अ नेशन एंड सेंसस इज हेल्ड एवरी 10 years। तो वो एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि 10 साल में एक बार वो काम होता है। 10 साल में कोई काम एक बार करोगे तो वो तो एक्यूरेटली करोगे। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कहां से वो इंफॉर्मेशन आई है, जिससे हमारा भरोसा बैठ भी सकता है और भरोसा उठ भी सकता है। सो ऑलवेज रिवील वेयर हैव यू गॉट दिस डेटा फ्रॉम। ओके, आपकी स्क्रीन पे लेट अस सी इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2014-15 में 4% था, 2015-16 में वेंट डाउन टू 3.3%, 2016-17 में 4.6%, 17-18 में वापस नीचे गया 3.2%, ऊपर नीचे इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और ये आपको बताया किसने है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन से साल में? 2017-18 में ये सर्वे हुआ था।
तो आपको इस बात पे विश्वास बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल नहीं बता रहा, एक ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है जिसका यही काम है। इकोनॉमिक सर्वे which took place in 2017 done by government of India is saying that this is the industrial growth rate. Likewise on the right side food grains production बता के रखा है ना, in million tons 252 million tons, 251.6 million tons, 275.7 million tons 2014 15 15 16 16 17 respectively, बराबर। और उसमें देखो 275.7 और लेफ्ट हैंड साइड वाले में 3.2 के आगे एस्ट्रिक मार्क भी किया है, बराबर। एस्ट्रिक मार्क में साफ साफ लिखा है कि ये एस्टिमेट्स हैं, एक्यूरेट डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सामने से वो बता रहे हैं क्योंकि दे वांट टू रिवील ओनली ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन, ओनली ट्रू इंफॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल्सो गिवन बाय होम, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18। वैसे ही वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आएगा, पॉपुलेशन सेंसस आएगा, कोई भी ऐसा संस्था, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, लेट अस से इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपको जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो कॉन्क्रीट बेसिस पे देंगे, इस बात का आपको मालूम है कहीं ना कहीं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू रिलाई मोर ऑन दिस डेटा, मोर ऑन द ग्राफ मेड फ्रॉम दिस डेटा। सो टू अट्रैक्ट द यूजर्स ट्रस्ट यू नीड टू मेंशन कि ये ग्राफ तो बना, वो कौन से डेटा टेबल से बना और वो डेटा टेबल का सोर्स क्या है। तो रीडर्स विल बी रिलाइंग मोर ऑन योर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। 6. मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा। When graph or diagram is drawn from statistical data, then it is appropriate to state the statistical method briefly. अब बात को समझना, कोई ऐसा डेटा जो आपने रिफ्लेक्ट किया है which is not a normal data, it is a statistical data calculated by statistical methods. So you also need to mention the method. As for example, measures of central tendency. ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने अपने डेटा में किसका उपयोग किया है, कौन से मेजर का उपयोग किया है? क्या आपने मीन बता के रखा है, क्या मीडियन बता के रखा है? हैव यू रिफ्लेक्टेड Q1, Q3, Q4, Q2? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि Q2 और मीडियन सेम होते हैं, आप जानते हैं। हैव यू रिफ्लेक्टेड डिसाइल, हैव यू रिफ्लेक्टेड परसेंटाइल, हैव यू शोन द मोड, व्हाट हैव यू एग्जैक्टली शोन इन योर ग्राफ? अ स्टैटिस्टिकल डेटा, बट थ्रू विच मेथड that you are supposed to specify. वैसे ही मीन दिखाया है तो मीन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, वेटेड मीन है, हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन आपको कॉलेज में आएगा, ठीक है, अभी आपने सीखा नहीं है। फिर वो मीन को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। सो कौन से मेथड्स से आपने वो डेटा को कैलकुलेट किया है ये भी आपको स्पेसिफाई करना चाहिए, ठीक है। फिर मान लो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है तो उसमें आपने क्या रिफ्लेक्ट किया है? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। अलग अलग प्रकार के डिस्पर्शन के मेथड्स हैं, अलग अलग डेटा रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपने कौन सा रिफ्लेक्ट किया है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? चलिए, तो यहां पे ये क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसको लर्न कैसे करना है, लेट अस सी दैट। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम। व्हाट इज द क्वेश्चन? एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम। सो व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन मार्क इटसेल्फ इज द आंसर, मतलब क्वेश्चन इटसेल्फ इज द आंसर। क्वेश्चन क्या था? एस्पेक्ट्स, तो सॉल्यूशन भी क्या है? एस्पेक्ट्स। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जो क्वेश्चन वही उसका सॉल्यूशन। सो A for axis representation, S for scale and measures, P for presentation of graph and type of diagram, E for elegantly clear and neat. ये पॉइंट था अपना क्लैरिटी वाला। अपने एस्पेक्ट्स वर्ड को कंप्लीट करने के लिए मैंने थोड़ा मैनिपुलेशन किया है, एलिगेंटली क्लियर एंड नीट, ओके। C for calculating data और TS दोनों साथ में है, टेबल डेटा एंड सोर्स ऑफ डेटा। तो टोटल आपके पॉइंट्स कितने थे? 6। सो एक्सिस रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट, सेकंड इज स्केल एंड मेजर्स,
Third is presentation of graph and type of diagram. 4 is elegantly clear and neat. 5th is calculating data and 6th is table data and source of data. वो combined है. हमने अलग अलग इसीलिए लिखा है ताकि aspects वर्ड को हम कंप्लीट कर सके. ठीक है, अंडरस्टूड. चलो एक बार फिर से देख लेते हैं. Aspects to be considered while drawing a diagram. Question aspects. Solution B aspects. A for axis representation. S for scale and measures. P for presentation of graph and type of diagram. E for elegantly clear and neat. C for calculating data. T for table data. S for source of data. ठीक है, क्लियर विद दिस. तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके बाय.